हमारी आज की कहानी है संस्कार। 75 वर्षीय सत्य प्रकाश जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। कुछ वर्ष पहले तक तो वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, परंतु 4 वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु के गम ने उनकी सेहत और भावनाओं पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनका कृशकाय शरीर अपनी पहचान खो चुका था, आंखें भीतर धंस चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। वैसे तो उनका परिवार नाती पोतों से भरा पूरा था, परंतु केवल कहने मात्र को ही। परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह पाते, और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही साथ छोड़ने लगे थे तो भला परिवार से और क्या उम्मीद कर सकते थे। अपने घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए सत्य प्रकाश जी अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लेते थे। सारा दिन किसी से अपने दिल का हाल बांटने को भी तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई उनके पास बैठकर 2 बातें करने को भी तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें धुतकार दिया जाता था। घर का प्रत्येक सदस्य उनसे ऐसे दूर भागता था जैसे उन्हें कोई छूत की बीमारी हो। आज सुबह जब सत्य प्रकाश जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। मनमोहक खुशबू ने अचानक उनकी भूख को तीव्र कर दिया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। उनके पोता पोती तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। करीब आधे घंटे के बाद जब उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो उसे रोककर पूछ ही बैठे, बेटा, रसोई घर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? अरे पिताजी, जो कुछ भी बनाया है थोड़ी देर में आपके सामने आ ही जाएगा। जब सारा काम निपट जाएगा तो आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। इतना कहकर उनका बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया। भूख से परेशान सत्य प्रकाश जी बार बार रसोई घर की ओर ताक रहे थे। बहू खाना लेकर कब आएगी, मन ही मन बुदबुदाते और फिर सब्र रखकर चुपचाप बैठ जाते। बैठे बैठे थक गए तो फिर से चारपाई पर लेट गए और आसमान की ओर निहारते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। एक समय था जब इस गांव में उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, जबान तक खोलने से पहले सोचते थे। घर के मुखिया होने के नाते सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लिया करते थे और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने लगे तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बेटे ने दुकान भी बखूबी संभाल ली थी। फिर अचानक एक दिन सत्य प्रकाश जी की पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। वे अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को समझ पा रहे थे। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वो आत्मसम्मान से जी रहे थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद वे नितांत अकेले पड़ गए। उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने मिमियाई सी बिल्ली की तरह हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत हुआ करते थे तो थोड़ी बहुत भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद ले लिया करते थे, लेकिन उम्र बीतने के साथ दांतों ने साथ छोड़ा तो सब स्वाद भी छूट गए। एक दिन बहुत मन हुआ तो आंगन में खेलते हुए पोते से कह बैठे कि बेटा, रसोई घर में जाकर अपनी माँ से कहो कि दादाजी के लिए बादाम इलायची वाला दूध बना दे। इतना कहने मात्र से मानो उन्होंने आफत ही मोल ले ली। इधर पोते ने अंदर जाकर कहा नहीं कि बहू गुस्से से तमतमाती हुई रसोई घर से बाहर निकलकर आई और अपनी जबान से अंगारे बरसाती हुई बोली, 75 पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो देखो, दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है।
ना जाने कितनी भूख लगती है, जितना भी बनाकर खिला दो, ना तो इनका मन भरता है और ना ही पेट। पैर कब्र में लटके हैं, पर ना जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पड़ोस में रहने वाली सरिता के ससुर सारे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर भी छोटे मोटे सारे काम करवा देते हैं। पर यहाँ तो इतना सुख भी नसीब में नहीं है। सारा दिन बैठे बैठे बस हुक्म चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। जरा सी बात पर ही अपनी तलवार की धार से भी तेज जबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा ही कोसों दूर चली गई। उनका बेटा कद काठी से काफी लंबा चौड़ा था, पर मजाल कि बूढ़े पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तीखी जबान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता हो, और यदि गलती से कभी कुछ ऐसा कर भी बैठता तो खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। आखिरकार उसे ही माफी मांगनी पड़ती, अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर उसे मनाता, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाता और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती। फिर तो दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े पिता को जमकर कोसने लगते। वो आखिरी दिन था जब सत्य प्रकाश जी ने बहू से खाने के लिए कुछ मांगा था। उस दिन के बाद से तो उन्होंने अपनी जबान पर ताला जड़ लिया। कुछ सामने आ जाता तो चुप करके खा लेते, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। सत्य प्रकाश जी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी बहू रजनी एक हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और उनके सामने रखकर वापस अंदर चली गई। खाना देखते ही बहुत देर से भूख से बेहाल बैठे सत्य प्रकाश जी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू रसोई घर से आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं रखा था। केवल 2 सादी रोटी के साथ रात की दाल थी, लेकिन भूख इतनी तेज लगी थी कि वो खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। सत्य प्रकाश जी अपने जीवन से तंग आ चुके थे। मन ही मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते कि वाकई बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सभी रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। बूढ़े होते शरीर में ना तो वो पहले वाली ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में एक फूटी कोड़ी जितनी भी कीमत। या तो अपने स्वाभिमान को दीवार में लगी खूंटी पर टांग कर अपनी बची खुची जिंदगी घुट घुट कर जी लो, नहीं तो मृत्यु तो आलिंगन में लेने के लिए तैयार खड़ी है। सत्य प्रकाश जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकते थे। थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी तो बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी छिड़ने लगी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी छिड़ी कि हाल बेहाल होने लगा। बेटा, इस खांसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ऊपर से दमा का मरीज हूँ, लेकिन पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर सत्य प्रकाश जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, अरे वो सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहां जाना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। कहते हुए रजनी कमरे में चली गई। अपनी पत्नी की खिलाफत करना तो बेटे के स्वभाव में ही नहीं था। पिताजी, अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है, आपकी दवाई मैं कल लाकर दे दूंगा। ऐसा कहकर उनका बेटा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गया। सत्य प्रकाश जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखते ही जा रहे थे। रह रहकर खांसी छिड़ती, मगर कोई सुनने वाला ही कहाँ था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। भूख के मारे पेट की आंतड़ियां ऐंठने लगी थी। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, थाली में डालकर ले आता हूँ। ये सोचकर जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगे तो देखा दरवाजे पर ताला जड़ा था।
वो तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। कहते हुए उनका गला रूंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले आया और उनके सामने बैठकर रोटी खाने लगा। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कुत्ता ही उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो ये जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है, मुझे तो उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा। फफक कर रो पड़े सत्यप्रकाश जी। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे वो कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनके बुरी तरह खांसने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले रामलाल जी उनके घर आ पहुंचे। रामलाल जी उनके अच्छे दोस्त थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने दोस्त को देखते ही सत्यप्रकाश जी के सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर रामलाल जी का कलेजा मुंह को आने लगा। अपने घर जाकर सत्यप्रकाश जी के लिए खाना लेकर आ गए। अपनी इस हालत पर सत्यप्रकाश जी आज जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर उनके पास बैठकर हालचाल बांटते रहे। उसके बाद रामलाल जी तो वापस चले गए, लेकिन सत्यप्रकाश जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। जेब टटोल कर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। रद्दी वाला, भंगार वाला। सत्यप्रकाश जी की नजर आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वे जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुलाकर ले आए और उसे घर में पड़ी रद्दी तोलने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोलने लगा। सारी रद्दी के 150 रुपए बनते हैं, कबाड़ वाले ने कहा। तो सत्यप्रकाश जी खुश हो गए कि चलो इतने में मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में सत्यप्रकाश जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें रद्दी बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। ये सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे खींच लिए। फिर सत्यप्रकाश जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाले रामलाल जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूंगा। कहते हुए सत्यप्रकाश जी की आवाज रुआंसी हो गई। लेकिन ना तो बेटा और ना ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने निकल पड़े थे। बेटे की बातों से सत्यप्रकाश जी आहत हो गए, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और जैसे ही सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, भंगार भी ले लेता हूँ, हमारा तो काम ही यही है, दिखाओ कितना भंगार है। तभी उनकी बहू ने सत्यप्रकाश जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से ये भंगार ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही सत्यप्रकाश जी का सीना कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई।
वो कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े सत्य प्रकाश जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से सत्य प्रकाश जी को घूरती ही जा रही थी। फिर वो कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है? मैं तो रद्दी या भंगार खरीदता हूँ। इतना कहकर सत्य प्रकाश जी को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन सत्य प्रकाश जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वे सोचते थे कि बेटा बहू नादानी में उन्हें धुतकारते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर भंगार शब्द ही उनके कानों में गूंजता जा रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी देर में ही उनका पालतू कुत्ता आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, मेरे बेटा बहू एक कुत्ते को पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। एक पिता अपनी संतान की हर ख्वाहिश, हर जिद अपनी हैसियत से आगे बढ़कर पूरी करता है, पर क्या वो संतान अपने पिता की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकती? सत्य प्रकाश जी सोचने लगे और फिर ना जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में डाला और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। रात भर सोचते रहे कि कैसे अपने बेटे के जन्म पर गाजे बाजे के साथ खुशियां मनाई थी मैंने। इसी बेटे को अपनी बाहों के झूले में झुलाते हुए मैं पूरे गांव में घूमता था कि देखो, ये है मेरा बेटा जो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। कौन जानता था कि वही बेटा बुढ़ापे में मुझे ऐसी पीड़ा देगा कि जीना दूभर हो जाएगा। नहीं, अपने आत्मसम्मान की इस तरह धज्जियां उड़ते हुए मैं हरगिज नहीं देख सकता। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम में जाकर रह लूं। कम से कम कबाड़ से तो बेहतर जिंदगी होगी। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहां जाया जाए। थोड़ी देर पास में ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने लगे, भाई, आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भर आया। सत्य प्रकाश जी की आवाज सुनकर वो व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। सत्य प्रकाश जी ने देखा कि ये तो वही आदमी था जिसे एक दिन पहले उन्होंने रद्दी खरीदने के लिए घर में बुलाया था, जिसके सामने उनकी बहू रजनी ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे बाबा, आप यहाँ और इस हालत में? और बाबा, आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? आपका तो इस गांव में अपना घर है। आश्चर्य से कबाड़ वाले ने पूछा तो सत्य प्रकाश जी के सब्र का बांध टूट गया और आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। सिसकते हुए वे केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाए तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर। इससे तो बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए सत्य प्रकाश जी फिर से फूट फूट कर रो पड़े। उनकी ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उनकी पीड़ा को भली भांति समझ पा रहा था। चलिए बाबा, मैं आपको ले चलता हूँ, उदासी भरे स्वर में वो कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बिठाकर ले गया। रास्ते भर वो लगातार खांसते ही जा रहे थे,
जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा, तभी ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो वापस उनके पास आ गया और चेहरे पर संकोच के भाव लिए बोला, बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। वृद्धाश्रम के गेट पर खड़े सत्य प्रकाश जी बोले, क्या हुआ बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबा, मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। ना तो मुझे उनका चेहरा याद है और ना ही कभी मुझे उनकी सेवा का मौका मिला। माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, ये तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। मैं पूरी उम्र माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बात सुनकर सत्य प्रकाश जी विस्मय से उसे देखते रह गए और फिर बोले, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? लोगों से अपने माँ बाप नहीं संभाले जाते और तुम इस अजनबी बूढ़े को सहारा देने की बात कर रहे हो। आज तो तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, परंतु अगर कल मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसी वृद्धाश्रम में ही चला जाता हूँ, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, इस उपकार के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हाथ जोड़कर सत्य प्रकाश जी बोले और वृद्धाश्रम के अंदर जाने लगे। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा, उपकार मैंने नहीं, आपने मुझ पर किया था 20 वर्ष पहले, लेकिन शायद ये बात आपको याद नहीं है। ये सुनकर सत्य प्रकाश जी अंदर जाते जाते रुक गए। फिर कबाड़ वाला बोला, बाबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम रमेश है। जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। एक इंसान को जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, भले ही थोड़े में गुजारा करना पड़े, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और बाबा, आप नहीं जानते, आपकी उस सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल आपके कारण। बाबा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए रमेश उनके पैरों में गिर गया। तभी सत्य प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर रमेश ने बाबा को आंगन में रखी खाट पर बिठाया और जल्दी से अंदर गया और अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर आंगन में बुलाकर ले आया। वे सब उन्हें देखकर हैरान थे तो सत्य प्रकाश जी से मिलवाते हुए रमेश कहने लगा, ये मेरे बाबा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से ये हम लोगों के साथ ही इस घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी सुनीता को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। कुछ देर बाद रमेश अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे सत्य प्रकाश जी की सारी कहानी बता दी। उनका सारा किस्सा सुनकर रमेश की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी रमेश ने कहा, सुनीता, बस एक चीज का ध्यान रखना कि बाबा को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रमेश की पत्नी सुनीता बहुत संस्कारी थी। अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भर पेट खाना खिलाया। इस दौरान वे बीच बीच में खांसते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रमेश उनके लिए खांसी की दवाई भी लेकर आ गया। अगले दिन जब सत्य प्रकाश जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रमेश ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी और बाजार जाकर उनकी जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। रमेश को अपनी इतनी सेवा करते देख
सत्य प्रकाश जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो रमेश उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही सत्य प्रकाश जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो रमेश ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था। वही चश्मा लगाकर वो अखबार पढ़ने लगे, परंतु उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले रमेश बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ ले गया और जब शाम को वापस लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवाकर ले आया। सत्य प्रकाश जी उस समय अपने कमरे में लेटे हुए थे। रमेश कमरे में गया और उन्हें चश्मा देते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही सत्य प्रकाश जी की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्हें अचानक अपने अतीत की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और खर्च बढ़ने के नाम पर बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। तब से वो वही टूटा हुआ चश्मा पहने हुए थे। आज अपना नया चश्मा देखकर वो रमेश को बड़े प्यार और स्नेह भरी नजरों से देखने लगे। सिर पर हाथ रखकर उन्होंने रमेश को ढेरों आशीर्वाद दिए। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अक्सर रात के समय रमेश सत्य प्रकाश जी के पास जाकर बैठ जाया करता था और उनके पैरों को दबाने लगता। एक बार पैर दबाते हुए रमेश ने सत्य प्रकाश जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो है ना? यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तो सत्य प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पूछकर तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा इतना ख्याल तो कभी मेरे अपने बेटे ने भी नहीं रखा। तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और सत्य प्रकाश जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी सत्य प्रकाश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूँ तो ये सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटा बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए सत्य प्रकाश जी उठकर बैठे और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रमेश अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा? तो सत्य प्रकाश जी ने पोटली में से कुछ कागजात निकाले और रमेश के हाथ में देते हुए कहा, अब से ये सब तुम्हारा है। तो रमेश हैरानी से बोला, ये क्या है बाबा, और ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो सत्य प्रकाश जी बोले, बेटा, ये मेरे घर और जमीन के कागज हैं। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने वो कागज सत्य प्रकाश जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं नहीं बाबा, ये सब मैं नहीं ले सकता। पहले ही आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। ये सुकून भरी जिंदगी है तो सिर्फ आपकी बदौलत। फिर सत्य प्रकाश जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं अपनी जिंदगी का हर पल जैसे काट रहा था वो मैं ही जानता हूँ। कई बार मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसमें भी हिम्मत ने जवाब दे दिया। और बेटा, तूने तो पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे दी। अपनी सेवा से इस जर्जर शरीर में फिर से जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से
प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आना। मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहता हूँ। रमेश ने लाख मना किया, लेकिन सत्य प्रकाश जी नहीं माने और आखिरकार उनकी जिद के आगे रमेश ने अपने घुटने टेक दिए और सत्य प्रकाश जी ने अपना मकान और जमीन उसके नाम पर कर दिया। सत्य प्रकाश जी के बेटा और बहू को कोर्ट की तरफ से मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अभी तक ये सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार। बूढ़े पिता के लिए जो 2 रोटी बनानी पड़ती थी उससे भी आजादी मिल गई और रोज रोज की दवाइयों के खर्चे से भी। लेकिन जैसे ही उनके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, उनकी सारी खुशियां हवा हो गई। नोटिस देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बौखलाया हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले सत्य प्रकाश जी के दोस्त रामलाल जी के पास जाता तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन रामलाल जी, जिन्होंने अपने दोस्त को पल पल मरते देखा था, जैसे ही उन्हें इस सारे किस्से के बारे में पता चला तो उन्होंने भी ये कहते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई कि जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। जब बहुत बार मनाने पर भी रामलाल जी उन दोनों की मदद करने को तैयार ना हुए तो सत्य प्रकाश जी का बेटा गांव के सरपंच के पास मदद मांगने पहुंचा और उनकी सहायता से वो अपने पिता का पता खोजते खोजते उनके पास आ पहुंचा। उस समय सत्य प्रकाश जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई। सामने देखा तो उनके बेटा बहू घर के अंदर आ रहे थे। साथ में गांव के सरपंच भी थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने? हमसे बात तक नहीं की। आपको क्या मालूम आपका ये बेटा कितना परेशान हो गया था। आंखों से आंसू बहाता हुआ उनका बेटा बोला। तभी सरपंच ने सत्य प्रकाश जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, सत्य प्रकाश, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर तो नहीं चले जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते। हाँ, आप तो यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये एक पल भी नहीं सोचा आपने। गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी सत्य प्रकाश जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ। एक बोझ के अलावा कुछ समझा ही नहीं इन लोगों ने अपने इस बूढ़े बाप को, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कौन लगता हूँ। मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान इज्जत की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा हर काम करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। कभी हिम्मत जुटाकर खाने को कुछ मांग भी बैठता तो बहू मुझ पर ऐसे भड़कती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया, और वो भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने ना सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी की संज्ञा दे डाली। इतना कहते हुए सत्य प्रकाश जी की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, खांसी की दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा रद्दी बेचकर ही कुछ पैसे आ जाएंगे। और जानते हैं सरपंच साहब, मेरी बहू ने तो मुझे बंगार कहकर मुझे ही बेचने की बात कह डाली। उस दिन बहू ने अपनी तीखी जबान से
ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। एक वृद्ध पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना कि उसकी संतान की उपेक्षा करती है। हर कदम पर चोटिल होता उसका स्वाभिमान उसे मुर्दा बना देता है। वो आंसुओं से नहीं, हृदय की गहराइयों से रोता है। उसके भीतर जीने की लालसा ही समाप्त हो जाती है जब उसकी अपनी संतान उसे बोझ समझने लगती है। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी ने सत्य प्रकाश जी के बेटा बहू को गहरी निगाह से देखा और फिर बोले, क्यों बेटा, जो बातें तुम्हारे पिताजी ने बताई हैं क्या वो सच हैं? सरपंच जी के इस सवाल पर बेटा बहू दोनों की नजरें नीचे झुक गई। फिर सरपंच जी रोब भरी आवाज में बोले, मैं तो ये सोचकर तुम्हारे साथ आया था कि कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है, अपने पिता से माफी मांग लेंगे तो वो तुम्हारे साथ आने को झट से राजी हो जाएंगे। लेकिन बेटा, गलती तो तुमसे हुई ही नहीं, तुमने तो गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं है। तभी मामला अपने हाथ से निकलते देख उनके बेटा और बहू अपने पिता के पैरों में गिर गए और बोले, नहीं पिताजी, हमारे साथ इतना सख्त व्यवहार मत कीजिए, हमें माफ कर दो। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस आप अपने बेटा बहू के साथ अपने घर चलो। कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होता, किसी और के घर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए, आपने तो सारी जमीन यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा तो सत्य प्रकाश जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्र मनाओ कि मुझे अपने पोता पोती का ख्याल था और उन्हीं के बारे में सोचकर मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे, मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मानकर यहाँ बैठे हैं ना, वो आपसे नहीं, आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए ही उन्होंने ये सारा जाल बिछाया है। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय रमेश, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा, आपकी जमीन जायदाद में से मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और आपके आने से वो कमी भी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए रमेश की आंखें नम हो गई। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, सत्य प्रकाश, जो फैसला तुमने लिया है वो बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को ये दिन देखना पड़े तो फिर क्या फायदा ऐसे बेटों के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी भी वहां से चले गए और बेटा बहू भी मुंह लटकाकर वापस लौट आए। कानूनी कार्यवाही करते हुए सत्य प्रकाश जी ने अपना मकान और जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली और भारी मन से बेटे बहू को वो मकान खाली करना पड़ा। अब वो किराए के मकान में रह रहे थे। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। ये शायद इसी बात का संकेत था कि जिस बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कद्र नहीं जानी, उसे भला भगवान कैसे सुखी रख सकता था। अब वे दोनों अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। सत्य प्रकाश जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे रमेश के साथ रहने लगे
और रमेश ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।